हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है हम लोग का, वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब सर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है क्या? तो मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था इंस्टेंटेनियस वाले रेट में। अभी फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है जो 30 सेकंड तक चलने वाला है, मतलब 30 सेकंड बाद वो कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। एकदम ध्यान से मेरे एग्जांपल पे ध्यान दो। कोई रिएक्शन है जो 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किसी ने मेरे से ये पूछ लिया सर 12वें सेकंड में कितना रिएक्टेंट अपने पास बचेगा बताओ, या कितना रिएक्टेंट यूज हो जाएगा वो बताओ। तो उसको फाइंड करने के लिए, उसको फाइंड किया जा सकता है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन यूज करना पड़ता है, और उस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब अगर कोई रिएक्शन, जैसा फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है 1 घंटे तक चलने वाला है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी ने मेरे से पूछ लिया सर 25वें मिनट में अपने पास कितना रिएक्टेंट रह जाएगा वो बताओ, या 25 मिनट में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाएगा बताइए। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब किसी भी टाइम पे अगर मेरे को ये पहचानने का है कि अब अपने पास रिएक्टेंट कितना बचा है। अभी रिएक्शंस को अगर तुम लोग देखेंगे ना, कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको 3-3 दिन लग जाते कंप्लीट होने, 72 आवर्स लग जाते हैं। 3 दिन मतलब 72 आवर्स। अभी कोई रिएक्शन है जो 72 आवर्स तक चलने वाला है। किसी ने मेरे से ये पूछ लिया सर 8वें घंटे में 8 घंटे बाद कितना रिएक्टेंट अपने पास रह जाएगा बताओ, या 8 घंटे में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा बताओ। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अपना क्वेश्चन क्या बोले, डिफाइन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब उसके आगे क्या बोला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, और बहुत मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में से। तो अपनी टेक्स्ट बुक में इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेफिनेशन नहीं लिखा। बच्चों को यही कंफ्यूजन कि सर ये है क्या, पता ही नहीं चल पाता लोगों को वो है क्या। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, मैंने उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हूं, एन इक्वेशन which is obtained by integrating differential rate law। अब यहां जो ये वाला वर्ड आया ना, डिफरेंशियल रेट लॉ, ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अभी मैं बताऊंगा कि किसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। तो वो इक्वेशन जो डिफरेंशियल रेट लॉ वाले इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है, और वो क्या करता है वो इक्वेशन, एंड which gives relationship between concentration of reactant and time is called integrated rate। तो हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो मैंने बताया ना, रिएक्टेंट कितना बचा, कितना कंज्यूम्ड हो गया, कितने टाइम में, वो पता चल जाता है। लेकिन मिलता कैसा है, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेशन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है सर, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, तो ये हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन में क्या। अब मैं आ रहा हूं अपने डेरिवेशन पे, डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। कौन से रिएक्शन के लिए अपने को इक्वेशन डिराइव करने का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब देख मैं डेरिवेशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए, ये चेंज होकर बन रहा है कुछ प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग के लिए प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिएक्टेंट को ए से डिनोट किया, प्रोडक्ट को किसी से डिनोट किया, प्रोडक्ट लिख दिया। अब मेरे को बता ये इक्वेशन का रेट लॉ मैं कैसे लिख सकता हूं। रेट लिखने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग ने अभी तक के 2 टॉपिक्स पढ़े। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिखते हैं हम लोग, याद है अपने पहले लेक्चर का टॉपिक है, और क्योंकि ए जो है वो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस की साइन, ऐसा भी रेट लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 दिया, और रेट लॉ अप्लाई किया
तो मैं यही रेट को ऐसा भी लिख सकता हूं, रेट को अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, के और उसके ऊपर x होता था। x क्या होता था, ऑर्डर। इस बार कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये x का वैल्यू कितना होना चाहिए, आ रहा है समझ में। ये इक्वेशन नंबर 2। भाई ये ऊपर वाले वन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मेरे को बता दोनों के लेफ्ट साइड क्या है, सो सेम है, रेट को रिप्रेजेंट करना है, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं therefore from equation N2 we get ये वन को अपन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं मतलब बनेगा, आ रहा है समझ में। अब उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग ने ऑसिलेशन में भी पढ़ा है। डी के साथ क्या टर्म है, ए है ना, तो ए वाले टर्म को इधर लेके आया, मतलब ये वाले ए को इधर लेके आया, और ये dt को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा k, मतलब मैंने क्या किया, इधर इसको इधर ले लिया और उसको उधर भेज दिया। तो ये जो स्टेप अपने को मिला ना, ये स्टेप को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। ये वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। जो यहाँ पर है ना डिफरेंशियल रेट लॉ, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलेगा। तो ऑन इंटीग्रेशन माइनस की साइड को बाहर ही रखा, खाली लिखने का तरीका देख क्या है, नीचे वाले एक को अलग करके लिखा है, और उस साइड पे k क्या था, k सर k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिखने का, जितने भी कांस्टेंट होते हैं सब साइन के बाहर आते हैं, ऐसा क्या इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग को मालूम है मैं यहां पर रीजन भी लिख देता हूं तुम लोग के लिए। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x dx, इसको रीड ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, ये dx को रीड नहीं करते, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x होता है log x। क्या होता है, मैथ्स में मॉड्यूलस भी आता है ऐसा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं होती है, मॉड्यूलस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग, समझ में आया। इसको मैं एक और एक थोड़ी सी लाइन छोड़ के बताता हूं, इधर बता, ये हो जाएगा लॉग a, बराबर k वैसी रहेगा। यहां पर मैं रीजन लिख रहा हूं सर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, और सिर्फ dx अगर है, dx है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x। तो यहां पर dt है ना, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और ऊपर की जगह नहीं छोड़ा, तो ये इंटीग्रेशन जो होता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सर डेफिनेट क्यों, रीजन बताता हूं। रिएक्शन अपने आप हो रहा है क्या, नहीं, हम लोग कर रहा है। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, वो कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट को डाला, रिएक्टेंट को कौन डाल रहा है, मैं डाल रहा हूं। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले
रिएक्टेंट का अमाउंट तो मेरे को मालूम रहेगा ना, मैं उसका वजन कर सकता हूँ। मतलब स्टार्टिंग का अमाउंट अपने को क्या है पता है। तो जब टाइम जीरो रहेगा, जब टाइम जीरो रहेगा तो उस टाइम पे, टाइम जीरो का मतलब स्टार्ट में, स्टार्टिंग का जो अमाउंट रहेगा वो अपने को क्या होता है मालूम होता है। वो अमाउंट को हम लोग डिनोट करते हैं A0 से। और मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, जैसा कोई रिएक्शन, एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये लिमिट अगर नहीं समझेगा तो डेरिवेशन नहीं समझेगा। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रिएक्शन है जो 1 घंटे तक चलने वाला है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट तक। अब सामने वाले ने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है, सर 20 मिनट बाद, पूरा रिएक्शन वो होने नहीं दे रहा। क्या सामने वाले ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, सर 13 मिनट बाद, 13 मिनट्स बाद कितना रिएक्टेंट अपने पास बचेगा या कितना यूज हो गया बताइए। टोटल रिएक्शन खत्म कब होने वाला है, 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद। लेकिन सामने वाले ने कब पूछा, 13वें मिनट में, 13 मिनट में कितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है या कितना अपने पास बचा है वो पूछ रहा है। तो वो जो टाइम पूछ रहा है ना, वो टाइम को यहां लिखना पड़ता है। तो वो टाइम को मैंने डिनोट किया T, और उस टाइम पे जो अमाउंट बचेगा, कुछ तो रहेगा वो अमाउंट बचा, वो अमाउंट को हम लोग डिनोट करते हैं AT से, AT। तो यहां पर मेरे को रीजन में लिखने का है, A0 रिप्रेजेंट करना है इनिशियल अमाउंट दैट इज एट t is equal to 0, टाइम is equal to 0। इनिशियल अमाउंट मतलब स्टार्टिंग में, और AT जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट की जगह, केमिस्ट्री में हम लोग अमाउंट की जगह पे ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये concentration at time t टाइम बाद जो अमाउंट बच रहा है, समझा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर लिमिट डालना पड़ेगा इंटीग्रेशन के बाद। लोअर लिमिट है A0 और अपर लिमिट है, यहाँ पर लोअर लिमिट है 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो सर पहले अपर लिमिट माइनस वैसे ही रहने दें, पहले a की जगह ही अपर लिमिट कर, माइनस फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस डाल के लोअर लिमिट, फिर वहां भी वही के पहले अपर लिमिट t की जगह t डालूंगा तो t ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0। माइनस के साथ ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, t माइनस 0। कुछ समझ में आ रहा है, बस 2-3 ही स्टेप्स बचे, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बार अच्छे से देख ले क्या हुआ है, उसके आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। क्या है, देख लो अच्छे से क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, रेट अप्लाई किया कन्वेनियंट मेथड से, जो पुराना मेथड है वो कन्वेंशनल मेथड से, और रेट लॉ से मैंने फाइंड किया। दोनों तो रेट को ही रिप्रेजेंट करे, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम रहेगा। तो अब क्या क्या, a को dA के साथ भेज दिया, dt को k के पास भेज दिया। तो ये जो स्टेप मिला इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेशियो। अब उसके बाद उसको इंटीग्रेशन किया, आगे का तो पूरा मैथमेटिक्स वाला था। अब उसके बाद इसको थोड़ा सही से लिख दे। सही से लिखना मतलब पॉजिटिव वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में लिखा। तो ये ऐसा दिख रहा है अपने को,
log A minus log B, log A minus log B, log A अपॉन B होता है। तो मेरे को बताया ऐसे t क्या आएगा, t को वही रख दिया, k को उधर भेज दिया, तो ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन यही खत्म हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एग्जांपल सोच a0 का वैल्यू 100 है, एक एग्जांपल दे दो, ये a0 है और at का वैल्यू फॉर एग्जांपल 20 है। तो a0 अपॉन at कितना आएगा, 100 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5। तो log 5 आएगा वैल्यू। log 5 कैसे फाइंड करेंगे, सर लॉग टेबल यूज करते हैं। लेकिन लॉग टेबल जो हम लोग देखते हैं मैथ्स के फॉर्मूले से, ये लॉग आया कहां से, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आया ना, बराबर वाले मैथ्स के फॉर्मूले से जो लॉग आता है ना, उसका बेस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बेस ई है। दो तरीके के लॉग होते हैं, एक लॉग ई होता है, लॉग टू द बेस ई, एक लॉग टू द बेस 10 होता है। ये लॉग टू द बेस ई को ऐसा भी लिखते हैं ln, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको। तो लॉग सिंपली लिखेगा तो भी चलेगा, ई नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। अगर ई नहीं है मतलब लॉग टू द बेस ई है, यही लॉग को नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। समझ में आया। लेकिन हम लोग का जो लॉग टेबल है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें बेस कितना होना चाहिए, हमेशा 10 होना चाहिए। मतलब ये वाला फॉर्मूले को हम लोग अपने लॉग टेबल से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेस कितना है, कुछ नहीं है, मतलब ई है। इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या बेस है, ई। जबकि होना क्या चाहिए था, 10 होना चाहिए। तो अब log e को log 10 कैसे करेंगे, तो ध्यान दो इधर। तो e को मैंने क्या कर दिया, 10 लिख दिया। अब तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं क्या, मैंने e से कितना कर दिया बेस 10। तो जब मैं e से 10 करूंगा ना बेस, तो हम लोग को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो नंबर होता है 2। समझा। e को 10 करने के लिए हम लोग को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नंबर क्या होता है 2.303। तो ये हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर तेरे को बोला है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझ में आया। तो ये हम लोग का आंसर था। एक बार अच्छे से देख लो क्या उसमें प्रॉब्लम आती, देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या है, और उसके बाद बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, ऐसा कुछ टॉपिक हम लोग ने 11th में पढ़े हैं रेडियो केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। लेकिन वो हाफ लाइफ था रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, और यहाँ हाफ लाइफ है रिएक्शन का। है दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी भी रिएक्टेंट को, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक रिएक्शन करता हूं, मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, अब वो रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है कितने भी टाइम बाद, मेरे पास इनिशियल अमाउंट है A का 100 ग्राम फॉर एग्जांपल। तो 100 से 50 ग्राम होने के लिए, 50 ग्राम मतलब अपने ओरिजिनल अमाउंट से, इनिशियल अमाउंट से आधा होने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। समझे हाफ लाइफ का मतलब क्या है। हाफ लाइफ का मतलब है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट
टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। The time required for the reactant to become half of the initial concentration is called half life. इसको डिनोट करते हैं इसको ये सिंबल से डिनोट करते हैं टी हाफ, ये उसका सिंबल है। अब अगला पार्ट में क्या बोला है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। या तो ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन, या ऐसा बोलता है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट, ऐसा बोलता है। तो फॉर्मूला कैसा डिराइव करेंगे इसका, तो ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना, तो अपने को ये बता इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है। अभी अपन ने डिराइव किया इसको, log टू द बेस 10 a0 अपॉन, बराबर। अब मेरे को फॉर्मूला किसका चाहिए, हाफ लाइफ का। तो एक सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रख लिए तो हो गया था। और वो स्टेटमेंट क्या है, तो ध्यान दो इधर। अभी जैसा फॉर एग्जांपल, पहले समझो इसको। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है, उसका हाफ लाइफ है फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स। अब मेरे पास वो स्टार्टिंग में 100 ग्राम है, मैं रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया, उसको कंटेनर में डाल दिया। मेरे को बता वो रिएक्टेंट का हाफ लाइफ कितना है, 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट बाद वो बचेगा कितना, सो आधा बचेगा, 50 बचेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये चीज को मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, ये कंडीशन है जब टाइम किसी रिएक्टेंट का हाफ लाइफ के इक्वल होता है। अभी ये जो रिएक्टेंट मैंने एक लिया था, मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये 100 ग्राम है, उसका हाफ लाइफ था 20 मिनट का। तो मेरे को पता 20 मिनट बाद वो कितना बचेगा, सब अपने इनिशियल अमाउंट कितना लिए थे 100 ग्राम, तो उसका आधा बचेगा 20 मिनट बाद। तो जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल होता है, तो उस टाइम पे जो अमाउंट अपने पास बचता है, अमाउंट जो बचता है उसको AT से डिनोट करते हैं। तो उस टाइम पे जो अमाउंट अपने पास बचता है वो क्या होता है, वो आधा होता है इनिशियल अमाउंट के। अगर ये कंडीशन नहीं आई समझ में तो मुश्किल हो जाएगी। जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल होता है, तो जो अमाउंट अपने पास बचता है वो कितना बचता है, 80 रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट अपने पास बचा है। अमाउंट कितना बचेगा, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट A0। तो ये कंडीशन को सिर्फ यहां रखने का है, T की जगह पे क्या रखने का, जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल होएगा। तो जो अमाउंट अपने पास बचता है वो कितना बचेगा, हाफ ऑफ इनिशियल।
ये ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा 2। अब log 2 अगर log टेबल से हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.3010। ये लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो ये लोग को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 0. तो दिस इज the required expression for half life of a first order reaction। आया तो समझ में? तो ये हम लोग का क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो कि जब टाइम हाफ लाइफ के 1 पर पहुंचता है तो अमाउंट कितना बचता है आपके पास, जितना भी इनिशियल रहेगा उसका आधा बचेगा, अमाउंट जो बचता है वो आधा बचता है इनिशियल के। बस ये कंडीशन को याद रखना है, समझा?